Hello students, today we are going to start a new chapter of the unit that is cell cycle and cell division. ठीक है, इस यूनिट के दो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में. सेकंड चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल्स, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. And the third chapter of the unit, that is cell cycle and cell division. After this chapter, the unit has to be completed. Clear? First of all, we have to know about what is the cell cycle. Cycle means it is a cyclic change. Clear? So cell cycle is the cyclic change in the different phases of the cell. ठीक है, सो इट इज अ साइक्लिक चेंज विच टेक्स प्लेस इन द सेल फ्रॉम द बर्थ टिल द डिवीजन ऑफ द सेल. ठीक है, बर्थ से लेकर सेल के डिवीजन तक कई सारे साइक्लिक चेंज हमें सेल के स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं. दीज कंप्लीटली आर कॉल्ड एज सेल साइकिल. बेसिकली द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू phases. Clear? Here the first phase is interphase. Previously this interphase is called as resting phase. है ना, पहले इसे हम resting phase के नाम से जानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इसको और आगे डिटेल स्टडी किया गया तो उसमें हमें पता चला interphase is not the resting phase, it is the preparatory phase. ठीक है, इंटरफेस फेज क्या है? प्रिपरेटरी फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है फॉर व्हाट? फॉर द नेक्स्ट स्टेज. द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज डिवीजन फेज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम फेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोटिक फेज. ठीक है, तो इंटरफेज में क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज, नाउअडेज इट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज, एंड इन दिस फेज द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन फेज. ठीक है, यहां पे सेल अपने आप को तैयार करेगी डिवीजन फेज के लिए. दिस इंटरफेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री सब फेजेस, एंड दीज थ्री सब फेजेस आर, फर्स्ट वन इज G1 phase or it is also called as gap 1 or growth 1 phase. Clear? This is G1, gap 1 or growth 1 phase. Second phase is S phase. S is for synthesis, so it is also called as synthetic phase. And the third phase is G2 phase. This is again called as gap 2 phase or growth 2 phase. So these are the three sub phases of the interphase. G1 phase में S phase के लिए preparations होंगी. S phase में DNA replication की process होगी, एक important process. और G2 फेज में M फेज के लिए प्रिपरेशन होगी. इट मींस G1 फेज में उन सारी चीजों का सिंथेसिस होगा जो S फेज के लिए रिक्वायर्ड है. S फेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाली है डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद G2 फेज में उन सारे चीजों की प्रिपरेशन होगी जो हमें डिवीजन फेज के लिए चाहिए. क्लियर? अब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? डीएनए रेप्लिकेशन की क्या जरूरत है? हमें पता है एक डिप्लॉयड सेल है, इट इज हैविंग 46 क्रोमोसोम. अ डिप्लॉयड सेल इज हैविंग 46 क्रोमोसोम व्हेन इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स एंड बोथ ऑफ द डॉटर सेल्स आर हैविंग 46 क्रोमोसोम. दैट्स व्हाई द डीएनए हैज टू बी रेप्लिकेट. ना, डीएनए के पास अपना जेरोक्स कॉपी होना चाहिए, तभी हम दोनों सेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को ला सकते हैं. यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होता है, लेकिन डीएनए हैज टू बी रेप्लिकेट.
ठीक है, यदि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हाफ ऑफ द डीएनए इसमें आ जाएगा, हाफ ऑफ द डीएनए इसमें आ जाएगा। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें होंगी। हमें दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन चाहिए और सेम इन्फॉर्मेशन के लिए डीएनए को रेप्लिकेट होना जरूरी है। और वो डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर होगा? एस फेज में। एग्जैक्टली वैसे ही सपोज मेरे पास एक पेज है जिसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रखी हैं और मैं इन इन्फॉर्मेशन को 2 स्टूडेंट्स के सामने या 2 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, तो क्या मैं उस पेज को टीयर आउट कर दूं और दोनों स्टूडेंट्स को एक पीस दे दूं? ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या वो सारी इंफॉर्मेशन दोनों स्टूडेंट्स के पास जाएंगी जो मैं उन्हें देना चाह रही हूँ? उसमें क्या होगा, यदि मैंने पेज को टीयर ऑफ कर दिया तो हमारे पास दोनों स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन तो पहुंचेगी, बट हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन गोज टू दिस स्टूडेंट एंड हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन गोज टू दिस स्टूडेंट। ठीक है, किसी भी एक स्टूडेंट के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। लेकिन यदि मैं उस पेपर का जेरोक्स निकाल लूं, ठीक है, तो उस पेपर का यदि जेरोक्स निकाल लिया तो मैं दोनों स्टूडेंट्स को पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो एग्जैक्टली यहां पर भी यही होता है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है एंड डीएनए रेप्लिकेशन से जो डॉटर सेल्स हमारे पास आने वाले डिवीजन के बाद, उन डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे एंड सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ ऑफ द सेल्स आर गोइंग टू टेक्स प्लेस। क्लियर? इसलिए हमें डीएनए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सेकंड फेज इज माइटोटिक फेज or it is also called as division phase. This phase is again divided into 2 subphases. They are karyokinesis and second one is cytokinesis. Karyokinesis means nucleus. Karyon word is used for nucleus. So karyokinesis is for division of nucleus and cytokinesis is for division of cytoplasm. The karyokinesis is again divided into 4 subphases. These subphases are, first one is prophase, second one is metaphase, third one is anaphase, and fourth one is telophase. These are the 4 subphases of the karyokinesis, and during these subphases the process of karyokinesis is going to completed. So this is the complete information about the cell cycle. Now we will discuss one by one in detail. Clear? First of all, I have to draw a diagram of cell cycle. And after that we will start the first phase, that is interphase. Interphase is the longest phase of cell cycle which lasts for about 95% of the time duration. Clear? This is a cell. This is the cyclic changes takes place in the cell. Here this is the M phase. Clear? This is only the M phase, short phase है, and this is the M phase. It means division phase. और यहां से लेकर जो complete phase है हमारे पास, this complete phase is interphase. Clear? This interphase is divided into 3 subphases, that is G1 phase, S phase and G2 phase. ठीक है, पूरे सेल साइकिल का 95% टाइम जो है ये कौन कवर अप करता है? इंटरफेज में होता है, और शॉर्ट टाइम पीरियड होता है एम फेज के लिए। यहां पर एम फेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब फेजेस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, दिस इज कैरियोकाइनेसिस एंड दिस इज साइटोकाइनेसिस. Karyokinesis is again divided into 4 subphases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Clear? So here prophase, metaphase, anaphase and telophase. Clear? This type of cell cycle is shown by a cell. Now we have to discuss all the phases one by one in detail.
Firstly, the interphase, and the first subphase of interphase is G1 phase or gap 1 phase. Now, what are the changes takes place during G1 phase in the cell? We know that G1 phase prepare all the materials, all the substances required for the S phase. ठीक है, S phase, the important process is going to take place during S phase, that is DNA replication. DNA replication के लिए हमें जितने भी materials की जरूरत है वो सारे G1 phase में synthesize होते हैं. All the proteins. So here protein synthesis required for DNA replication takes place. These proteins are basically in the form of enzymes. So there are many enzymes. Enzyme synthesis. Many enzymes are there which are required for the process of DNA replication. For example, helicase enzyme, polymerase enzyme, topoisomerase enzyme. So these are the enzymes required for the process of DNA replication. So here these enzymes are going to synthesize. Second one important process, that is RNA synthesis. All three types of RNA, mRNA, tRNA and rRNA going to synthesize here. ठीक है, तो RNA synthesis यहाँ पर होगा, क्योंकि RNA synthesis होगा तभी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस रन कर पाएगी. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास RNA सिंथेसिस भी बहुत रिक्वायर्ड है. तो ये RNA सिंथेसिस की प्रोसेस कहां पर होगी? G1 फेज में होगी. नेक्स्ट वन इज एनर्जी इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ DNA replication. So ATP synthesis is also going to take place here because energy is also required for the process. So the energy required for DNA replication is going to synthesize during G1 phase. Next important change, the raw materials. Raw materials which are required for DNA replication. These raw materials are also going to synthesize here. What are the raw materials required for DNA replication? Here, pentose sugar is required. Nitrogenous bases are required. And one important thing, that is phosphoric acid is also required for the synthesis of DNA, for the replication of DNA. So these are the raw materials which are required for DNA replication, and these raw materials are also going to synthesize during the G1 phase. ठीक है, जब इतने सारी सिंथेसिस G1 फेज में होती है तो क्या सेल के अंदर सेल के साइज में कोई चेंज यहाँ पर आता है? यस, द साइज ऑफ सेल बिकम्स लार्ज ना, क्योंकि सेल इस टाइम पर ग्रो करती है, तो ये ग्रोथ फेज भी है, तो सेल में यहाँ पर ग्रोथ होगी. तो यहाँ पर सेल क्या करेगी? सेल शोज ग्रोथ एंड इट्स साइज बिकम्स लार्ज. क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट process which are going to take place during G1 phase, and these all processes are required for the S phase. During S phase, the most important process, that is DNA replication, is going to take place. Clear? So next phase is the S phase, and during S phase, what is going to synthesize? The DNA replication is going to take place. So here is the S phase. This is also called as synthetic phase. During S phase, the one important process, that is DNA replication. ठीक है, इस DNA replication के लिए ही सारी जितनी भी तैयारियां थी वो G1 फेज में हुई थी, और S फेज में आपके पास क्या होगा? DNA replication की प्रोसेस होगी.
Second, one important thing that is centriole divides. ठीक है, तो यहां पर सेंट्रियोल का डिवीजन हमें देखने को मिलेगा. सो सेंट्रियोल डिवाइड्स. दिस टेक्स प्लेस in animal cell only, because centriole is only present in the animal cell. It is not present in the plant cell. That's why the centriole formation or the centriole divide is also takes place in the animal cell. ठीक है, प्लांट सेल में हमारे पास ये प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए एनिमल सेल में सेंट्रियोल का डिवाइड भी कहां पर होगा? एस फेज में ही सेंट्रियोल डिवाइड होगा इन द साइटोप्लाज्म. डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर और सेंट्रियोल डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. ये प्रोसेस एनिमल सेल में हमें देखने को मिलेगी. थर्ड वन इज हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स आर synthesized. So here the synthesis of histone proteins are also takes place, which are required for nucleosome formation. clear? न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे एंड न्यूक्लियोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए. ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में हम न्यूक्लियोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम जो है ये डीएनए की पैकेजिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हमारे पास होगा. इन केस ऑफ लोअर यूकैरियोट्स, है ना, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. लोअर यूकैरियोट्स में 50% of the histone protein are going to synthesize during G1 phase and 50% of the histone proteins are synthesized in S phase in case of lower eukaryotes. In lower eukaryotes, 50% histone synthesis takes place during G1 phase and 50% of histone synthesis takes place during S phase. But in case of higher eukaryotes like human beings and higher animals, the 100% of histone are going to synthesize during S phase. Clear? So in higher eukaryotes 100% histone are going to synthesize during S phase. Clear? So this is about the process of histone formation. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास हिस्टोन का फॉर्मेशन होगा and these all are the changes which are going to take place during the S phase of the interphase. The third important subphase that is called as G2 phase. Now in G2 phase, all the preparations for dividing phase are going to take place. ठीक है, G1 phase में हमने देखा जितनी भी प्रिपरेशंस थी वो S phase के लिए रिक्वायर्ड थी. अब माइटोटिक फेज के लिए जितनी भी प्रिपरेशंस हमें चाहिए वो सारी प्रिपरेशंस कहां पर होगी? G2 फेज में होगी. तो G2 फेज में हमारे पास वो सारी प्रिपरेशंस होंगी जो किसके लिए रिक्वायर्ड है? डीएनए रेप्लिकेशन फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल, डिवाइडिंग फेज के लिए. ठीक है, तो डिवाइडिंग फेज के लिए फिर से हमें क्या चाहिए? यहाँ पर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन. सो हियर अगेन द प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक्स प्लेस. These proteins are basically required for the formation of spindle fibers. These are mainly tubulin proteins. These tubulin proteins are required for the formation of spindle fibers. So these proteins are going to synthesize during the G2 phase. Next one is here again the proteins required for the plasma membrane formation.
क्योंकि G2 फेज के बाद सेल डिवाइड हो जाएगी और सेल डिवाइड होने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा ना, सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन्स भी कहां पर सिंथेसाइज होंगे, G2 फेज में सिंथेसाइज होंगे। सो हियर द प्रोटीन्स आर गोइंग टू सिंथेसाइज्ड व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द formation of plasma membrane. Third one thing, that is ATP synthesis. Again ATP is going to synthesize because a large amount of energy is required for the division phase. क्योंकि जब सेल डिवाइड होती है तो उस टाइम पर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं ये ऑपोजिट पोल्स में मूव करते हैं, पहले इक्वेटर पे अरेंज होते हैं ना, हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में डिवीजन। तो जब पहले ये इक्वेटर पे अरेंज होते हैं और इक्वेटर के बाद ये ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, तो इस ऑपोजिट पोल पे मूव करने के लिए हमें काफी सारी एनर्जी चाहिए होती है। फॉर द मूवमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल about 30 ATP of energy is required, ठीक है। तो 30 ATP of energy required, 46 chromosomes are there, 46 chromosomes, this is the equator, 46 chromosomes are moved towards this pole and 46 chromosomes are moved towards this pole. So here 46 into 30 and here also 46 into 30. This much amount of energy is required during the division phase. That's why all these energy in the form of ATP is going to synthesize during the G2 phase. Next one important thing, that is RNA synthesis. This RNA is also required for the division phase and this is also going to synthesize during the G2 phase. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे चेंजेस हमें सेल डिवीजन के लिए चाहिए, इट मींस डिवाइडिंग फेज के लिए चाहिए। और डिवाइडिंग फेज के लिए जो प्रोटीन्स और एटीपी एंड आरएनए विच आर गोइंग टू रिक्वायर्ड फॉर द डिवीजन फेज, these all are going to synthesize during the G2 phase. हमारी बॉडी की कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जो डिवाइडिंग फेज में नहीं जाती है, ठीक है। G2 फेज के बाद फर्दर वो एक फेज में जाती है, दैट इज कॉल्ड एज G0 फेज और क्विसेंट फेज, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम का रेस्टिंग फेज होता है एक सेल के लिए, जब ये डिवाइड नहीं होती है और G0 के बाद फिर से वो कहां चली जाती है, G1 फेज में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल द सेल्स ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट की जो सेल्स है दे आर नॉट डिवाइडिंग, वो डिवाइड नहीं होती है, वो यहाँ पर G2 फेज के बाद एक और दूसरी फेज में जाती है, दैट इज कॉल्ड एज G0 और क्विसेंट फेज, ठीक है। तो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फेज है दैट इज कॉल्ड एज G0 फेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विसेंट फेज, ठीक है। तो यहां पर जो ये क्विसेंट फेज है, इस क्विसेंट फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है बट इट इज नॉट डिवाइडिंग, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल साइकिल, ओनली द इंटरफेस इज गोइंग टू कंप्लीटेड हियर. In our next video, we will discuss about the dividing phase. The cell division is basically of three types, that is mitosis cell division, meiosis cell division and amitosis cell division. About that we will discuss in our next video. Thank you very much.